नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है आपका हमारे इस निबंध प्रैक्टिस बैच में। दोस्तों, आज जो हम लोग को टॉपिक डिस्कस करना है वो है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, कबीरदास। कबीरदास एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर ध्यान दें, खासतौर से यूपी पीसीएस द्वारा, तो वहां पर हम देखते हैं कि ये लगभग जो है अब तक 3 बार पूछा गया है। 3 बार पूछे जाने के बावजूद भी इसको मैंने अगर महत्वपूर्ण निबंधों की श्रेणी में देखा जाए तो इसको हमने केवल 2 स्टार दिया है। 2 स्टार का मतलब यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंट होता है। तो 2 स्टार हमने इसीलिए दिया है क्योंकि यह भले ही 3 बार पूछा गया है, परंतु इसका इस समय जो पूछे जाने का ट्रेंड है उसमें ऐसा कम देखा जाता है कि साहित्य और संस्कृति वाला जो निबंध का सेक्शन होता है उसमें हमारा ये कबीरदास या तुलसीदास या प्रेमचंद, निराला, ऐसे किसी व्यक्तिगत या स्वतंत्र रूप से किसी शख्सियत के बारे में पूछा जाए, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से हमने इसको यहाँ पर 2 स्टार दिए हुए हैं। अब ये पूछा जब गया है तो उसमें देखिए 2002, 2005 ऐसे करके, 2003 में ऐसे करके 3 बार ये पूछा गया है। तो डायरेक्टली जो पूछा गया है वो देखिए, एक टॉपिक इसका आया था कि आज के संदर्भ में कबीर की प्रासंगिकता, ठीक है। दूसरा जो आया था कि कबीर के सामाजिक विचारों की प्रासंगिकता। ये दोनों टॉपिक कमोवेश एक ही हैं, क्योंकि यहां पर देखिए तो कबीर जो है उनकी सामाजिक योगदान, सामाजिक अवदान जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे समाज में देखने को मिलता है। उनके विचारों का सामाजिक योगदान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर कबीर की प्रासंगिकता के बारे में बात की जा रही है तो वह भी दरअसल कबीर की सामाजिक विचारों की प्रासंगिकता से ही उसका तात्पर्य होता है। उसके साथ देखेंगे तो कबीर क्रांति दृष्टा कवि थे, तो यह भी एक बार पूछा गया है और इसका भी मतलब कहीं ना कहीं वही हो जाता है, क्योंकि कबीर का सामाजिक योगदान काफ़ी ज़्यादा था। वास्तव में क्रांति किसको कहते हैं? अगर आप क्रांति की डेफिनेशन पे जाएंगे तो क्रांति दरअसल कहा जाता है कि वैसे तो हमारे समाज में तमाम परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ परिवर्तन धीमे होते हैं, कुछ काफ़ी तेज़ी से होते हैं, परंतु जब कोई आमूलचूल परिवर्तन होता है, यानी बहुत तीव्रता से अगर कोई परिवर्तन होता है, तो उसको बोलते हैं, उसको क्रांति का दर्जा दिया जाता है। और यहां पर कहा जा रहा है कि कबीर जो है उनमें एक क्रांति को उत्पन्न करने वाली क्षमता थी। तो इससे रिलेटेड ये तीनों निबंध ऐसे पूछे गए थे जो कहीं ना कहीं कबीर की सामाजिक अवदानों के बारे में ही चर्चा करते हैं। अब देखिए, ये तो डायरेक्टली इनसे कबीर से पूछा गया था, लेकिन अगर हम लोग इनडायरेक्टली बात करें तो जो कबीर के आज के इस निबंध में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा कि ये लेस इंपॉर्टेंट निबंध है। तो अगर ये लेस इंपॉर्टेंट निबंध है तो फिर हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इस पर अगर बात करें तो एक तो ये है कि काफी कम, लेकिन फिर भी 3 बार पूछे जाने के कारण इसकी कुछ तो संभावना बनती है कि कबीरदास पे फिर से पूछ लिया जाए। मान लीजिए अगर इसको नहीं भी पूछा जाता है तो इसकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो इसलिए क्योंकि ये इनडायरेक्टली हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। आज के इस निबंध में आप देखेंगे, जैसा कि ये हम इसको नीचे करके देख रहे हैं, तो इसमें हमने भूमिका लिखी हुई है, साथ में निजी पृष्ठभूमि हम लोग कबीरदास की डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए तो विचारधारा के सकारात्मक पक्ष, इन सभी का हम लोग बाकायदा नोट्स वाइज जो है सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए चलेंगे। यानी निबंध के अंदर आप लोगों को लिखना क्या है, तो यह चीज़ हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे और सारी चीज़ें इसमें नोट्स के ही फॉर्म में दी हुई हैं। तो ऐसे अब देखिए हम लोग करते हुए चलेंगे आगे। ये उनकी जो कमियां हैं विचारधारा में उसको भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि कबीर की केवल हम लोग अच्छाइयों पर डिस्कस करेंगे, उनकी कमियों पर भी डिस्कस करेंगे। तो यह भी हम लोग उसके बाद निष्कर्ष के कुछ एक पॉइंट्स के साथ ही निष्कर्ष आपको तैयार हुआ निष्कर्ष आपको वो भी मिल जाएगा इस क्लास में। तो ये तो रही एक ओवरव्यू कि हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा देखते हैं कि कबीरदास का ये जो निबंध है तो इसका इन पॉइंट्स का हम लोग को क्या इनडायरेक्ट यूज है। तो इनडायरेक्ट यूज की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखिए, जो एक निबंध पूछा जाता है कि भक्ति काल जो है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है या नहीं है, क्या स्थिति है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो भक्ति काल की जो सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत थी उनमें से एक कबीरदास भी थे। तो अगर हम लोग कबीर का अध्ययन करते हैं, तुलसीदास का अध्ययन करते हैं, तो ये हम लोग यहाँ पर भक्ति काल के बारे में उसको लिख सकते हैं। साथ ही साहित्य और समाज पर जो निबंध आता है, जो कि आपको पता है कि लगभग हर दूसरे तीसरे वर्ष ये आता ही रहता है, रिपीट होता रहता है। तो अगर साहित्य और समाज पर निबंध की बात करें तो वहां पर भी हम लोग इन दोनों के जो आपसी संबंध रहते हैं, साहित्य और समाज में कौन किसको कैसे प्रभावित करता है, इसके साथ ही हम लोग यह भी
प्रश्न आता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, दर्पण नहीं है, प्रतिबिंब है। तो इस तरह के जो भी प्रश्न आते हैं वो आप समझ लीजिए कि उसमें आपको जो है कबीरदास का अगर आप टॉपिक कवर करते हैं तो सर्वाधिक हेल्पफुल वहां पर होगा। ये कबीरदास एक ऐसे टॉपिक हैं जो कि साहित्य का समाज में क्या योगदान है उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको यहां से कई सारे पॉइंट्स डायरेक्ट मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से एक आता है साहित्य में लोक मंगल। तो लोक मंगल का भी मतलब वही है कि साहित्य किस प्रकार से लोक यानी लोगों के कल्याण के लिए, मंगल का मतलब कल्याण, तो लोगों के कल्याण के लिए साहित्य क्या भूमिका निभाता है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कबीरदास और तुलसीदास ये दोनों शख्सियत ऐसी हैं जिनका आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर आप उससे पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हैं। तो हो सकता है ये कबीरदास तुलसीदास आज के जो पैटर्न में वो डायरेक्ट ना भी पूछे जाएं, परंतु इनडायरेक्ट इनके पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। इसी वजह से हम लोग ये कबीरदास का टॉपिक उठा रहे हैं। ये तो रही पिछली बातें कि किस प्रकार से पूछा गया था। देखिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। जो हमारा आज का ये नोट्स वगैरह है उसको देखते हैं हम लोग। टॉपिक क्या है तो भूमिका। सबसे पहले देखते हैं भूमिका क्या लिखनी है। तो उसमें आप देख लीजिए कि एक हमने तैयार भूमिका दे दी है, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो करें। आप कुछ लोग जो इसमें असहज महसूस होते हैं वो चाहे तो इसको रट के और एक तैयार कर लें, लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इससे कुछ कुछ पॉइंट्स उठा के, और वैसे भी आप जब हम लोग निबंध ये पूरा डिस्कस कर लेंगे तो उसमें तमाम ऐसे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जिसके आधार पे आप भूमिका तो ऐसे ही चलते फिरते आसानी से बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार हम लोग भूमिका पढ़ लेते हैं। कबीर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी। अब देखिए बहुआयामी के मतलब कि किसी पर्सन के अगर कई सारे फेसेस होते हैं, कई सारे क्षेत्रों में उसका दखल होता है, कई सारे क्षेत्रों में वो काम करता है, और उन सभी क्षेत्रों में अब देखिए कबीर की क्या विशेषता थी। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो अलग अलग जिनके डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल होते हैं वो लोग, परंतु कबीर का खासियत यह थी कि कबीर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी एक ऐसे इंसान थे जिनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम अपने अपने स्तर पर स्वयं परिपक्वता के स्तर को छूते हैं। मतलब वहां पर देखिए तो हर आयामों में वो बेस्ट थे। इस प्रकार का यहां पे ये लाइन में बोला जा रहा है। वे मध्यकालीन भारत के एक ऐसे कवि, मध्यकालीन भारत वही लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी के समय जो है कबीर बनारस के आसपास के क्षेत्र में सक्रिय थे। तो उस वही मध्यकालीन भारत की बात हो रही है। तो मध्यकालीन भारत के एक ऐसे कवि थे जो सामाजिक विद्रूपता मतलब जो सामाजिक आप कह सकते कुरीतियों, तो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अकाट्य एवं धारदार तर्कों, मतलब जो कबीर के तर्क होते थे, जिस लॉजिक पे वो बात करते थे, वो केवल ऐसे ही नहीं बात करते थे कि हवा हवाई बातें कर रहे हो। वो खुद भी कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। तो मतलब मैं आंखों देखी बात करता हूं, जो अनुभव है उस पर आधारित बात करता हूं। उनके तर्क जो होते थे, लॉजिक्स जो होते थे, वो इतने अकाट्य होते थे, उनको काट पाना उस समय तो मुश्किल था ही, आज के समय भी मुश्किल है। मतलब उनकी जो चिंतन पद्धति थी वो वैज्ञानिकता के समतुल्य थी। तो उनके सामाजिक विद्रूपताओं के खिलाफ अकाट्य एवं धारदार तर्कों को बेहद व्यंग्यपूर्ण भाषा में, व्यंग्यपूर्ण भाषा उनकी खासियत थी। व्यंग्य क्या होता है? हास्य और व्यंग में यही अंतर। व्यंग का मतलब आप किसी समस्या पर चोट कर रहे हैं और उस पर आप अधरोष्ठों में उसकी मुस्कान भी हंस रहे हैं। मतलब आप हल्का हल्का मुस्कुरा भी सकते हैं और सामने वाला जो सुन रहा है उस पर पर्याप्त चोट भी कर देते हैं। तो यानी हंसी हंसी में अपनी बात इस तरह से कह देना कि वो बात अपनी सार्थकता को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार का जो है हमें यहाँ पे देखना को मिलता है कि कबीरदास व्यंग्यपूर्ण भाषा में अकाट्य और धारदार तर्कों को पेश करते थे सामाजिक विद्रूपताओं के खिलाफ, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ। उसके बाद देखिए अभिव्यक्त करने में सक्षम थे। वे एक ऐसे समाज सुधारक थे। अब देखिए वो कवि तो थे ही, लेकिन साथ ही वे एक ऐसे समाज सुधारक थे जो अपने युग की विसंगतियों की पहचान कर, अब देखिए समाज सुधारक की सबसे प्रमुख भूमिका क्या होती है, तो उसकी दरअसल दो महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। पहली कि वो अपने युग की जो विसंगतियां हैं उनकी पहचान करता है, यानी जो भी उसके समय में जो भी कमियां हैं, मेजर जो समस्याएं हैं उनकी वो पहचान करता है। तो साथ ही साथ वह उनका समाधान भी प्रस्तुत करता है। और वो जो है वो समाधान अगर भय और लालच से मुक्त हो,
किसी भी आदमी को अगर कुछ बुरा करना होता है तो उसके पीछे केवल दो ही मेन ड्राइविंग फोर्स रहते हैं, यानी केवल दो ही प्रेरणा रहती है जिसकी वजह से कोई आदमी नैतिक या अनैतिक बनता है। वो होता है एक तो भय और दूसरा लालच। इन्हीं दो के कारण ही कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है। और अगर कोई व्यक्ति इन दोनों से मुक्त हो जाता है, जिस प्रकार से कबीर हो गए थे, उन्हें किसी का भी भय नहीं था, यहां तक कि सुल्तान का भी भय नहीं था, और लालच तो उन्हें बिल्कुल था ही नहीं, क्योंकि वो संत प्रवृत्ति के थे। वो जब कहते हैं कि हम घर जा रहा आप ना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रहा तासुत का जो चले हमारे साथ, मतलब कि उनमें घर फूंक मस्ती थी, अपना घर जला देने के स्तर तक वो सक्षम थे। तो इस हद तक वो निस्वार्थ थे। तो निस्वार्थ तो थे ही, निर्भय भी थे, और ये दोनों चीजों की वजह से उन्होंने जो समाधान प्रस्तुत किए वो बहुत ही एक कड़ी भाषा में और अच्छी तर्कों के साथ में प्रस्तुत किए। तो ये था। उसके साथ ही देखिए, तो साथ ही भक्त के रूप में, यानी एक उनका व्यक्तित्व भक्त के रूप में भी दिखता है। भक्त के रूप में उनकी कविताओं में ईश्वर से मिलन की मधुरता रहती थी। यानी जब वो ईश्वर मिलन की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत मधुरता भी रहती है। तो उसके साथ विरह की तड़प, जब विरह की तड़प यानी ईश्वर से विरह की जो तड़प है उनके कविताओं में या उनके दोहों में, वो सूफियों के तसव्वुफ का सा प्रभाव विद्यमान होता है। सूफियों का तसव्वुफ दरअसल एक कॉन्सेप्ट है, सूफी विचारधारा आपने सुनी होगी। सूफी विचारधारा में तसव्वुफ होता है जो ईश्वर से मतलब मिलन की अवस्था को बोला जाता है। तो ईश्वर से मिलन की जो यात्रा होती है उसको बोला जाता है। तो यानी कि सूफियों की तसव्वुफ वो जो है उसमें दरअसल मिलन की जो यात्रा है उसके बारे में उन्होंने इस तरीके से उनकी कविताएं व्यक्त करती हैं कि वो लगता है कि सूफियों की विचारधारा के समतुल्य है। तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो इस प्रकार उनका व्यक्तित्व संत, कवि, उपदेशक और समाज सुधारक की विशेषताओं का एक ऐसा मिला जुला परिणाम था जो भारतीय समाज को लंबे समय से प्रभावित करता रहता। अब मान लीजिए कि कोई कहे कि कबीर कवि थे, जैसे यहां पर एक निबंध पूछा गया, आपने देखा सबसे पहले पूछा गया कि कबीर क्रांति दृष्टा कवि थे। तो दरअसल आपको पहले ही पैरा में आपने ये क्लियर कर दिया कि नहीं, वो कवि तो थे ही, लेकिन उसके साथ में वो केवल कवि नहीं थे। कवि होने के साथ साथ वो उपदेशक भी थे, संत भी थे, समाज सुधारक भी थे। इसके अन्यत्र भी उन्होंने कई भूमिकाओं में काम किया। वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। तो ये आपने पहले ही बता दिया। सामाजिक विचारों की प्रासंगिकता, अगर ये इस टाइप का भी निबंध पूछा जाए तो इसमें भी आपने ये जो बातें की हैं तो वो भी देखिए कहीं काफी हद तक उसी से मिलता जुलता है कि वो समाज सुधारक की भूमिका में थे। तो साथ ही कवि भी वो ऐसे थे जो सामाजिक विद्रूपताओं के खिलाफ ही बोलते थे। तो यहां पर देखिए कि आपका इन तीनों ही निबंधों की अगर एक कोई ऐसी भूमिका हो सकती है जो आप तीनों निबंधों की शुरुआत में लिख सकते हैं, तो वो इस प्रकार की भूमिका आप अगर लिख देंगे तो ये तीनों प्रकार के निबंधों में काम आ जाएगा। बाकी मेरा सुझाव यह है कि आप लोग अपने स्तर पर ऐसी कोशिश करें। जब हमारा ये व्हाट्सएप ये जो हमारा ग्रुप चल रहा है उसमें हम लोग आपको बाकायदा इसकी प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। अब कबीर दास पे देखिए, अगर आपका निबंध इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कि कबीर दास के बारे में आपका निबंध जो ये वाला पूछा जा रहा है कि यहां पर देखिए पूछे गए हैं सामाजिक प्रासंगिकता या उनके विचारों की प्रासंगिकता, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तब तो आपको क्या करना है कि आपको ये वाला नहीं लिखना है पोर्शन। जैसे निजी पृष्ठभूमि है उसको आपको बहुत कम में हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ जाना है, मतलब वहां पर निजी पृष्ठभूमि को कम ही डालिएगा। लेकिन अगर टॉपिक आपका आता है केवल कबीर दास आ जाता है मान लीजिए टॉपिक, या फिर कबीर दास के मतलब व्यक्तिगत रूप में वो कैसे थे, अगर इससे संबंधित कुछ आता है तो फिर आप वहां पे ये निजी पृष्ठभूमि वाली जो आपका पैरा है इसको आप थोड़ा सा एक दो पैरा में भी एलेबोरेट कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन अगर ये केवल सामाजिक विचारों की प्रासंगिकता, सामाजिक प्रासंगिकता इससे संबंधित निबंध पूछा गया तो वहां पे मेरा सजेशन यह है कि आप निजी पृष्ठभूमि वाले को केवल 4-5 लाइनों में ही अभिव्यक्त करके आगे बढ़ जाइएगा। तो यानी ये वाला जो पॉइंट है निजी पृष्ठभूमि, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निजी पृष्ठभूमि में हम लोग कुछ चीजें उनके बारे में समझ लें, क्योंकि कबीर दास के व्यक्तित्व को अगर आप समझ लेंगे तो उन पर निबंध लिखना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली बात देखते हैं कि 14वीं-15वीं शताब्दी में बनारस के आसपास सक्रिय थे। अब देखिए इनका जन्म कहां पे हुआ, कहां पे नहीं हुआ, इन सब बारे में ज्यादा डिस्कशन आपको लिखना ही नहीं है, क्योंकि उसके संबंध में पर्याप्त विवाद भी विद्यमान है। तो ऐसे में आप लोग उन विवादों से बचते हुए आप लोग सीधा सीधा यही बात लिखिए कि बनारस के आसपास सक्रिय रहे और जुलाहा परिवार में इनका पालन हुआ। ये एक ऐसी बात है जो बचपन से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। सबसे खास बात कि निरक्षर थे।
देखिए कबीर जो है वो निरक्षर थे। अब आप लोग कहेंगे कि इतने दोहे वो कैसे लिख गए, तो दोहे दरअसल उन्होंने लिखे नहीं है, वो अपना रहते थे, उनके जो अनुयायी होते थे वो लोग साथ में लिखते रहते थे और उनके दोहों को याद करते रहते थे, वो केवल गाते रहते थे, अपनी बात कहते रहते थे। तो इस प्रकार से चीजें थी, वो निरक्षर थे। उन्होंने खुद ही एक जगह पे कहा है कि मसी कागज छवो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अब यहां पे देखिए, मसी का मतलब होता है इंक यानी स्याही, कागज का मतलब कागज, छवो का मतलब छुआ नहीं। तो कागज, इंक ये सब मैंने नहीं छुआ है। कलम गही नहीं हाथ, कलम जो है गही का मतलब पकड़ना, तो कलम जो है हाथ में मैंने पकड़ा ही नहीं है। तो वो खुद ही इसी प्रकार की बात करते हैं कि मतलब वो निरक्षर थे। तो इसके बारे में हमें साक्ष्य भी उपलब्ध है इनके इस दोहे के माध्यम से। तो निरक्षर थे किंतु बहुश्रुत। अब देखिए यहां पर निरक्षर आपने जब कहा तो उसके साथ ही में आप यह भी, अगर आप यहां पर ये कोटेशन लिख देते हैं, उनका एक दोहा लिख देते हैं, तो उससे इस बात की प्रामाणिकता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए समय समय पर आपको दोहों के बारे में, दोहों को लिखना है यहां पर। अगर खासतौर से आप कबीरदास के संबंध में निबंध लिख रहे हैं, क्योंकि कबीरदास जो है वो अपने दोहों से ही जाने जाते हैं। कबीरदास के दोहे वो एक ऐसी चीज है जो हम लोग बचपन से सुनते हुए चले आते हैं और कई बार जो आप देखे होंगे गलियों में लोग गाते भी उसको फिरते हैं। तो इतना ज्यादा उसकी पॉपुलैरिटी या लोकप्रियता है। तो देखिए निरक्षर थे किंतु बहुश्रुत। श्रुत मतलब सुनना और बहु मतलब जो बहुत सुना हुआ हो। तो यानी इन्होंने वास्तव में बहुश्रुत थे। बहुश्रुत का मतलब इन्होंने सुन सुन के काफी ज्यादा ज्ञान अर्जित किया। ज्यादातर लोग पढ़ के करते हैं, मगर कई लोग सुन के भी करते हैं। और इनका बस ऐसा रहा कि बनारस ऐसा एक क्षेत्र था जहां पे हमेशा से ज्ञानस्थली कह सकते हैं कि मतलब वहां पर ज्ञान पूर्वक बातें जो है वो वहां के हवा में घुली हुई रहती थी। यानी इतने ज्यादा विद्वान वहां पर विद्यमान रहते थे, लोग रहते थे ऐसे। तो वहां से उन्होंने सुन सुन के उनको विभिन्न दर्शनों का ज्ञान हुआ। दर्शन मतलब फिलॉसफी जो सब्जेक्ट होता है बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, और विभिन्न फिलॉसफी से वो अवेयर थे, परंतु उन्होंने उसको कहीं पढ़ा नहीं था। तो ये उनकी निजी पृष्ठभूमि। इनके तर्क जो है वो इतने धारदार होते थे कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनको स्थान मिला है। गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें ज्यादातर लोग जो है वो जो उनके गुरु हुए थे उन्हीं के बारे में है, यानी जो सिखों के तमाम गुरु हुए हैं उनके बारे में वहां पर उनके कथनों का संकलन है। परंतु कबीरदास के भी कई सारे दोहों का, उनकी बातों का भी संकलन है। इतने ज्यादा वो उस समय में सोचिए प्रमुख हो गए थे, उनकी बातें इतनी ज्यादा प्रमुख हो गई थी, उनके तर्क इतने ज्यादा धारदार थे कि एक धर्म ग्रंथ में उनको स्थान मिल गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आगे देखते हैं। तो निजी पृष्ठभूमि पे अगर बात करें तो विभिन्न दर्शनों का उन पे प्रभाव भी पड़ा। जब कोई व्यक्ति किसी दर्शन को सुनता है, मान लीजिए कि अभी ये आपकी निबंध की क्लास चल रही है। अब निबंध की क्लास का एक तो मकसद ये है कि आप लोग इन सभी बातों को सुन के और बस अपना जो है किसी तरह कबीरदास पे निबंध लिख लिए, पेपर में आ गया तो छाप दिया और नहीं आया तो छोड़ दिया, भूल गया सारी चीजें। दूसरा उसका एक ये भी हो जाएगा कि आप लोग जब कबीरदास को पढ़ रहे हैं उसके साथ ही साथ आप समझते चलिए कि उस समय में यानी मध्यकालीन, आज से लगभग 600 साल पहले वो इतनी प्रगतिशील बातें करते हैं, इतनी प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाली बातें करते हैं, और हम लोग आज के समय में भी उतने प्रगतिशील नहीं हो पाए हैं। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो कि हिंदू मुस्लिम और जातिवाद के ही बंधनों में उलझे हुए हैं। उस समय में सोचिए कि आज से 600 साल पहले जब कबीर ऐसा बोलते होंगे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो जब वो ऐसी बातें बोलते होंगे तो कितने ज्यादा प्रगतिशील मानसिकता के प्रचारक हैं। तो इन सभी बातों को अगर आप समझते हुए चल रहे हैं तो यानी दर्शन आप जो समझ रहे हैं उसका प्रभाव भी अपने ऊपर पड़ने दीजिए, वो सबसे अच्छी स्थिति होती है। अब कबीर चूंकि बहुश्रुत थे, उन्होंने तमाम दर्शनों को सुना था, समझा था, तो इस वजह से उन पर काफी प्रभाव भी देखने को मिलता है। वो प्रभाव किस किस चीज का था? सबसे पहली बात कि देखिए शंकर का अद्वैतवाद। शंकर मतलब शंकराचार्य जो लगभग आपका 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास सक्रिय हुए थे। तो शंकर का जो कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी है, उसको बोलते हैं अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद का एक कॉन्सेप्ट है जगत मिथ्या, मतलब वो मानते थे कि जगत जो है वो मिथ्या है, मतलब झूठ है। बल्कि कहा भी जाता है कि तत्वमसि और एक ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो मतलब वो कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है वो मिथ्या है। तो ये शंकराचार्य कहते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पे कबीरदास ने क्या कहा है? तो रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यानी ये जो देश है हमारा ये वीराना है,
यहाँ पे रहना नहीं हम लोग को। और ये संसार जो है वो कागज की पुड़िया की तरह है, जिसमें अगर बूंद पड़ेगा तो घुल जाता है ये। तो यानी हम लोग का जीवन इसी प्रकार से है, निस्सार है, और इस पर ये जो है बल देते हैं, और ये शंकर के अद्वैतवाद के। अब देखिए यहाँ पे आप अगर ये सोचे कि इन दर्शनों का प्रभाव हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, निजी पृष्ठभूमि पे ये सब चीजें क्यों पढ़ने की जरूरत है, तो इसका कारण दरअसल इसलिए है कि जब हम लोग इनकी विचारधारा में जो कमियां हैं उनको जब हम लोग डिस्कस करेंगे, इनके विचारधारा में जो कमियां हैं उसको डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हम लोग, ऐसा नहीं है कि कबीरदास को केवल उनकी नकारात्मक विचारधाराओं में हम लोग छोड़ देंगे, उस दलदल में उनको फेंक के और चले आएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग वहां से उनकी ये जो परंपराओं का प्रभाव है, उन पर जो दर्शनों का प्रभाव पड़ा है, उसकी वजह से हम लोग उनको निकालने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति दरअसल अपनी समाज, अपनी परिस्थितियों, अपने विभिन्न परंपराओं, दर्शनों, उनका एक प्रति उत्पाद होता है, उनका एक बाई प्रोडक्ट होता है। तो इस वजह से हम लोग उनको बचाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल अगर उन्होंने एक दो बात जो निगेटिव कही भी हैं, वो दरअसल उनके अपने चरित्र के नकारात्मकता के कारण नहीं है, बल्कि वह उन पर समाज की, उनकी परिस्थितियों की मजबूरी के कारण है, उनका एक प्रभाव है, इस वजह से उन्होंने ये एक दो बातें कह दी है। तो वहां पे हम लोग उनको निकालने की भी कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, कि शंकर का अद्वैतवाद, अक्सर आपके जीएस में प्रश्न भी पूछ दिया जाता है कि अद्वैतवाद जो है वो किसकी देन है, तो शंकराचार्य की है। उसी प्रकार देखेंगे तो नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। अब नाथ संप्रदाय वस्तुतः ये जो है सिद्ध और नाथ करके उसी समय पे लगभग एक और कॉन्सेप्ट हुआ था, जहां पे आप देखेंगे कि जो हमारा बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म की एक शाखा हीनयान और महायान में आपको पता है बढ़ गया। महायान धर्म में ही आगे चल के एक वज्रयान शाखा हुई। वज्रयान शाखा में आप देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे तो वज्रयान शाखा में सिद्ध हुए, जिन्होंने बहुत ज्यादा भोग विलास की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। उन्हीं के विरोध में नाथ संप्रदाय आता है, जिसमें आपके ये जो आपका जो गोरखपुर मंदिर है, गोरखनाथ बाबा जो है वो दरअसल उसी नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए, या मत्स्येंद्र नाथ हो गए, गोरखनाथ हो गए, तो ये सभी लोग उसी से संबंधित हैं। वही नाथ संप्रदाय का प्रभाव इन पर भी पड़ता है। इसी प्रकार से ये देखेंगे तो आप आगे चल के देखेंगे तो नकारात्मक विचारधारा में कहीं कहीं ये स्त्रियों के खिलाफ कुछ कुछ बातें खराब भी बोल देते हैं, तो वो इसी का प्रभाव वो देखने को मिलता है। और वो दरअसल उस समय के टाइम पर वो उतना खराब नहीं माना जाता था, परंतु आज की समकालीन परिस्थितियों के आलोक में जब उनके ऊपर विचार करते हैं, विवेचना करते हैं, तो वहां पर हमें वो चीज नेगेटिव दिख जाती है। आगे चल के देखेंगे तो प्रेम मार्ग को इन्होंने महत्व दिया। जब ये कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भैया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े से पंडित होए, तो मतलब ये प्रेम मार्ग दरअसल वैष्णव विचारधारा से संबंधित था, वैष्णव वेदांती विचारधारा से, जहां पर यह माना जाता था कि मोक्ष को केवल ज्ञान, भक्ति और योग के माध्यम से ही नहीं प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि प्रेम के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रेम मार्ग को भी इन्होंने महत्व दिया। उसके साथ देखेंगे निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था, निर्गुण ब्रह्म पर ये ज्यादा जोर देते थे। अब देखिए सगुण निर्गुण ये आपको पता है कि होता था। सगुण का मतलब जो ईश्वर के कई गुणों के मूल रूप में समझता हो उसको बोलते हैं सगुण। लेकिन निर्गुण का मतलब ये नहीं जो ये मानता हो कि ईश्वर में कोई गुण ही नहीं थे, बल्कि वो ये मानता है कि ईश्वर में इतने ज्यादा गुण थे कि वो दरअसल गुणातीत हैं, मतलब गुण बहुत ज्यादा थे जिसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो इसी के आलोक में देखिए कबीरदास ने भी कहा कि 7 समंद की मत्स्य करो, 7 समुद्र की इंक आप अपने पास रख लीजिए, लेखनी सब वनराई, अगर सारे वनों की जो है आप लेखनी बना दीजिए, कलम बना दीजिए। धरती सब कागज करो, धरती को पूरा कागज बना लीजिए, लेकिन फिर भी आप हरिगुण लिखा ना जाए, फिर भी आप हरि के गुण नहीं लिख सकते हैं। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि यह दरअसल निर्गुण ब्रह्म के प्रति इनकी आस्था थी। और इसी प्रकार देखेंगे तो जैन धर्म की अहिंसा का प्रभाव, जब वो कहते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, यानी बकरी पत्ती खाते हैं, बकरी पत्ती खाती है तो उसकी खाल खींच ली जाती है। तो बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जेनर बकरी खाते हैं तिनका कौन हवाल, और जो लोग बकरी को खाते हैं उनका क्या हाल होगा। तो इस प्रकार से जब वो अहिंसात्मक विचारधारा को पोषित करते हैं तो उससे हमें यह समझ में आता है कि उन पर कहीं ना कहीं जैन धर्म की अहिंसा का भी प्रभाव हो सकता है। हालांकि अहिंसा का प्रभाव कई सारे धर्मों पंथों में है, परंतु जैन धर्म में जिस तीव्रता के, जिस इंटेंसिटी के साथ में अहिंसा का विचारधारा देखने को मिलती है वह दुर्लभ है।
तो इस वजह से आप देखेंगे तो विभिन्न दर्शनों का प्रभाव, मतलब उनके जो है दोहों में वो कई सारे फिलॉसफीज का वर्णन है। आप ये ना सोचिए कि वो निरक्षर हैं तो वो कुछ भी मतलब बोल देते हैं और लोग ऐसे ही बस सुनने में अच्छा लगता है, कर्णप्रिय है तो वो इतना ज्यादा चल गया, ऐसा नहीं है। उसमें कई सारे दर्शन है, उसमें कई सारी सामाजिक प्रगतिशीलता की बातें हैं। वो क्या बातें हैं तो वो तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको मैं इतना बता दूं कि उनके विचारों की इतनी ज्यादा वो मतलब प्रोग्रेसिव विचार हैं कि उनकी छाप, उनकी जो इमेज है वो हमें डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पे भी दिखती है, तो साथ ही साथ भारत के संविधान पर भी उनकी विचारधारा का प्रभाव पड़ता है। तो यानी कबीर की सामाजिक प्रासंगिकता कितनी ज्यादा थी वो आप केवल इसी से समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान में भी उनकी बातों का उल्लेख है। तो इस प्रकार से आज का ये जो टॉपिक है उसमें हम लोगों ने समझा कि कबीरदास पर जो निबंध है उनके पूछे जाने की कितनी संभावना है, और अगर हम लोग उसको पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या लाभ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से। उसके बाद हम लोग ने कबीरदास की निजी पृष्ठभूमि को समझा। आगे अब हम लोग बात करेंगे कि उनकी विचारधारा के जो सकारात्मक पक्ष थे, उनकी विचारधारा के जो सकारात्मक पक्ष थे वो क्या थे। तो अब उसमें देखिए हम लोग सकारात्मक पक्ष, उसके साथ ही हम लोग नकारात्मक पक्षों को भी अपनी अगली क्लास में डिस्कस करते हुए चलेंगे। नकारात्मक पर, और दूसरी बात यह है कि देखिए जो कबीरदास का ये हम लोग निबंध देख रहे हैं उसमें आपको कई सारे दोहे ऐसे मिलेंगे जो कि आप लोग अगर याद कर लेंगे तो वो काफी बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के लिए। हालांकि आप लोगों में पहले से ही आप लोगों को कई सारे ऐसे याद होंगे दोहे, क्योंकि वो हमारे सामाजिक आम बोलचाल की भाषा में भी प्रयुक्त होते हैं, लोग आमतौर पे इसको प्रयोग करते रहते हैं, तो इसलिए वो लगभग याद ही रहते हैं। इसी प्रकार से हम लोग आगे की ये क्लास अपनी कंटिन्यू करेंगे। साथ ही निष्कर्ष में भी देखेंगे हम लोग कुछ एक पॉइंट्स, और साथ में निष्कर्ष लिखा हुआ भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये रही हमारी आज की क्लास, और अपने अगली जो कल की क्लास होगी उसमें हम लोग इसी टॉपिक से आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।